हेलो एवरीवन। आज की इसकी फर्स्ट और प्रैक्टिकल क्लास में हम टैली प्राइम 6.0 को बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल मेथड के साथ सीखने वाले हैं। तो अगर आप एक नए अकाउंटेंट हो या टैली सॉफ्टवेयर को आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आज की जो ऑलमोस्ट 40 मिनट की जो प्रैक्टिकल क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस प्रैक्टिकल सेशन में हमने जब कोई नया अकाउंटेंट पहली बार टैली सॉफ्टवेयर को जो यूज़ करते हैं तो जो शुरुआत में जो छोटी छोटी बेसिक बातें जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जीएसटी की सेटिंग को किस तरीके से अपडेट करना होता है, लेजर किस तरीके से क्रिएट होते हैं, उन लेजर का ग्रुप सिलेक्शन किस तरीके से होता है, स्टॉक आइटम किस तरीके से बनती है, उनकी यूनिट किस तरीके से बनती है, उनका ग्रुप किस तरीके से बनता है, स्टॉक आइटम की जीएसटी की सेटिंग को हमें किस तरीके से अपडेट करना होता है। तो यानी कि ये सारी छोटी छोटी बेसिक बातें हमने आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकल मेथड के साथ कवर किया हुआ है। तो अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को बिल्कुल जीरो लेवल से और प्रैक्टिकल मेथड में सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आप जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास को। तो दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने से पहले आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर टैली इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप पहली बार टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे तो आपको सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर को आप टैली सॉफ्टवेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है tellysolution.com, यहाँ आपको विजिट करनी है और उसके बाद में इस डाउनलोड टैब पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे अपने डाउनलोड टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का 5.1 रिलीज आपको दिखेगा। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। तो जैसे आप इंस्टॉल करने के बाद में टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो पहली बार आपके सामने टैली सॉफ्टवेयर का कुछ इंटरफेस इस तरीके से नजर आएगा। तो अगर आपको देखना हो भी हमारे सिस्टम के अंदर कौन सा टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, यानी कि जो रिलीज है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का वो कौन सा है, तो आप इसके लिए हेल्प बटन पे क्लिक करेंगे और हेल्प के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा अबाउट का। आपको इस अबाउट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर जो भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो रिलीज होगा डाउनलोड वो यहाँ आपको दिखेगा। जैसे अभी मेरे पास में 6.0 का है और एप्लीकेशन के अंदर आपको टैली प्राइम ही शो होगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे ये जो रिलीज है अपडेट होते रहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये रिलीज का नंबर है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे अभी बिल्कुल लेटेस्ट 6.0 है, हालांकि पोर्टल पर अभी भी आपको 5.1 ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये 6.0 अभी टेस्टिंग पे चल रहा है। तो हो सकता है जब तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे तो ये 6.0 भी वहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो लेकिन आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है भी मेरे पास में 6.0 नहीं है, तो आपके पास 5.1 है तो भी आपका काम चलेगा। अगर आपके पास में 5.0 का भी रिलीज है, उससे भी पुराना रिलीज है, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि इस क्लास के अंदर अपने जो बेसिक पॉइंट पे जो डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग पे, ठीक है, वो आपको सभी सॉफ्टवेयर के अंदर सेम ही होता है। अगर आपके पास में ERP9 अगर आपने डाउनलोड कर रखा है टैली सॉफ्टवेयर का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये केवल टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ही, वो भी बिल्कुल अपडेट वर्जन के लिए है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा भी आपके सिस्टम के अंदर कौन सा रिलीज है जो इंस्टॉल हुआ है। तो उसके बाद में जैसे कुछ इसी तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा जब आप पहली बार टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे। तो अब यहाँ पर ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया बिल्कुल आपको ब्लैंक नजर आएगा। और अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी क्रिएट करते रहते हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर बनती नजर आएगी, नाम वाइज आपको यहाँ पर दिखता रहेगा डाटा। लेकिन अभी हमने शुरुआत करनी है, कंपनी क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर ने यहाँ ऑप्शन दिया नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी। तो हमें क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना है। तो जैसे ही अपने क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो ये टैली सॉफ्टवेयर हमें कंपनी क्रिएट की विंडो ओपन करके देगा। और उससे पहले आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंपनी नाम लिखने से पहले कंपनी का डाटा पाथ, यानी कि अब हम जो इस टैली प्राइम के अंदर जो कंपनी क्रिएट करेंगे और उस कंपनी के अंदर जो भी हमारा डाटा हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, पेमेंट रिसिप्ट, जनरल कॉन्ट्रा वगैरह जो भी एंट्री रहेगी, वो हमारा डाटा इस लोकेशन पे जाके सेव होएगा। अब ये जो डाटा ये मैंने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, अदरवाइज आप टैली सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने ये सी ड्राइव आएगा, क्योंकि सिस्टम आपका जो एप्लीकेशन है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को वो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करता है। तो आपका जो डाटा है वो भी सी ड्राइव के अंदर ही सेव होता है। तो अगर आप चाहते हो भी मैं मेरा डाटा सी ड्राइव में नहीं रखना चाहता, मैं दूसरी ड्राइव में रखना चाहता हूँ, और वैसे रियल प्रैक्टिकली अगर अपने देखा जाए तो सी ड्राइव के अंदर हमारे बिजनेस का डाटा रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है जिसको अपने विंडो बोल देते हैं वो हमारे सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल होता है।
अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर हमारी विंडो क्रैश हो जाती है तो जो सी ड्राइव के अंदर हमारा डाटा है वो लॉस होने का चांस होता है। तो इसकी वजह से जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्किंग होती है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है अकाउंट्स का, वो भी डिलीट हो सकता है। तो इसलिए मेरी ये पर्सनली सजेशन आपको ये रहती है भी आप सी ड्राइव के अंदर अपनी टैली का डाटा आपको इंस्टॉल सेटअप जो नहीं रखना चाहिए। आप टैली सॉफ्टवेयर को रख सकते हो लेकिन डाटा आपको दूसरी ड्राइव में रखना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो भी हम इस पाथ को चेंज करना है तो आपको कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही आप बैक बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ से अपना पाथ चेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए मेरे पास सिस्टम के अंदर जी ड्राइव है, हो सकता है आपके पास में जी ड्राइव ना हो, एफ ड्राइव हो, ई ड्राइव हो या डी ड्राइव तक हो। तो आपके सिस्टम में जो भी ड्राइव अवेलेबल है वो आपको चेक कर लेनी है पहले, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ भी मेरा डाटा नए फोल्डर के अंदर क्रिएट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने फरवरी 2025 के नाम से एक फोल्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे एक स्पेसिफाई पाथ मेरा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टैली सॉफ्टवेयर इस चीज़ को सर्च करने की कोशिश कर रहा है भी यहाँ पर कोई डाटा ऑलरेडी है या नहीं है। तो जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो टैली सॉफ्टवेयर ने एक पॉपअप विंडो जो ओपन करी, इसके अंदर ये कह रहा है भी ये जो ड्राइव है जी के अंदर फरवरी 2025 के नाम से कोई फोल्डर नहीं है। आप इसको नया क्रिएट करना चाहते हो क्या? हम बिल्कुल नया क्रिएट करना है। तो आपको सिंपल चाहिए तो आप इंटर बटन प्रेस कर सकते हो, आप चाहे वाई बटन प्रेस कर सकते हो। तो जैसे वाई बटन प्रेस किया तो मेरे आप देखोगे कंपनी का जो डाटा पाथ है वो चेंज हो चुका है। यानी कि अब जी ड्राइव के अंदर फेब 2025 के नाम से जो फोल्डर बना है उसके अंदर मेरा रिकॉर्ड सेव होएगा। अब बात आएगी हमें कंपनी का नाम किस तरीके से लिखना है। तो कंपनी का नाम लिखने के लिए हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमने कंपनी की पहले तैयार करी हुई है, जैसे नेम ऑफ फर्म। फर्म का मतलब हो गया भी आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी शॉप का नाम क्या है, ठीक है। तो अब जैसे हमारी कंपनी का नाम हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं स्मार्ट एंटरप्राइजेस, तो ये हमारी कंपनी का नाम है जो हम जिस नाम से हमने कंपनी को रजिस्टर्ड करा रखा है हमारी शॉप को, तो वही नाम हमें वहाँ पर लिखना होता है। तो आपको यहाँ पर जो कंपनी नेम है इसी के अंदर आपको आपका जो नाम है वो टाइप करना है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग ये करते हैं भी यहाँ पर जो प्रोपराइटर होता है उसका नाम लिख देते हैं, यानी कि पर्सनली खुद का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर खुद का नाम नहीं आता बल्कि कंपनी का नाम आता है, भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे आप अपने इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेलिंग नेम। अब मेलिंग नेम का मतलब होता है भी आप जब कंपनी के अंदर अपने कस्टमर को सेल इनवॉइस बना के दोगे तो वहाँ पर आप चाहते हो भी हमारा स्मार्ट इंटरप्राइजेज के साथ साथ हमारा पर्सनल नाम भी आए या हमारी कंपनी का शॉर्टकट नाम भी वहाँ पर आए। तो इसीलिए मेलिंग नेम के अंदर नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन करूंगा भी आप जो कंपनी का नाम है वही नाम यहाँ पर रहने दें, इसको चेंज ना करें। उसके बाद बात आएगी एड्रेस की। अब हमें हमारी कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसको हमें यहाँ पर लिखना होगा, जो हमारा एड्रेस प्रॉपर दिया होता है, ठीक है। अब एड्रेस आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। जैसे कि आप देखोगे तो मैंने कुछ इस तरीके से एड्रेस लिखा हुआ है भी हमारा जो एड्रेस है कंपनी का वो शॉप नंबर 43 वार्ड नंबर 8 नियर राम मंदिर रायसेनगर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर ये दिया हुआ है। लेकिन आपको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इसको किस तरीके से लिखना होता है, तो हमें कुछ सीक्वेंस में इसको लिखना होता है। जैसे हमने सबसे पहले शॉप नंबर 43 है इसको यहाँ से लिखना होता है, मैंने एड्रेस के अंदर ये लिखा। उसके बाद मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो ये नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लिया सेकेंड लाइन को, ठीक है। तो इसको मैंने इस सेकंड लाइन के अंदर लिख दिया। आपको एक ही लाइन के अंदर सारा एड्रेस नहीं लिखना है, ताकि अगर आपने एक ही लाइन के अंदर लिख दिया तो ये जो फॉन्ट है आपके वो बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगे। जब आपका इनवॉइस प्रिंट होगा तो वहाँ पर बहुत दिक्कतें आती है। तो इसीलिए आपका जो एड्रेस है वो पूरा आराम से आना चाहिए। जैसे कि उसके बाद सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, वो यहाँ पे मैंने थर्ड लाइन भी यहाँ पर लिख दी। उसके बाद और भी अगर आपका वो एड्रेस है तो आप जैसे जैसे लिख के एंटर बटन प्रेस करोगे आपके सामने नेक्स्ट लिखने के लिए लाइन आती रहेगी। लेकिन अगर आप देखते हो भी हमारा एड्रेस कंप्लीट हो चुका है तो आपको एंटर बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपकी कंपनी जो आपकी कंपनी है कौन सी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो वो स्टेट आपको यहाँ पर देना है। जैसे मैं राजस्थान से, तो मैंने यहाँ पे राजस्थान को सिलेक्ट कर लिया। कंट्री आपकी बाय डिफॉल्ट इंडिया ही है। अगर आप कंट्री को भी चेंज करना चाहते हो, यानी कि आप दूसरी कंट्री का काम कर रहे हो, तो यहाँ आपको बैक स्पेस बटन प्रेस करना है और यहाँ आप इंडिया के अलावा कोई दूसरा स्टेट कंट्री भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने इंडिया रखा। उसके बाद में आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड है यहाँ पर आपको प्रेस करना है। ये सारी डिटेल आपने इसलिए मेंशन कर रहे हैं कंपनी क्रिएट करते वक्त कि जब हमारे कस्टमर को हम सेल इनवॉइस बना के देंगे तो ये प्रॉपर एड्रेस उस सेल इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आता है, ठीक है। उसके बाद में आपकी कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ पर दोगे। उसके बाद अगर आपकी कंपनी की जो मेल आईडी है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट भी बनी हुई है तो वेबसाइट भी आपको लिखनी है। तो ये सारी की सारी डिटेल है जो हमारी इनवॉइस के ऊपर आती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक बातें जो कंपनी का नाम और एड्रेस से रिलेटेड। उसके बाद बात आती है ये फाइनेंशियल ईयर।
ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किस तरीके से होता है ये देखा जाएगा भी हम कौन से अकाउंटिंग पीरियड का हम काम करने जा रहे हैं। यानी कि अगर आपने देखें भी आज की सिचुएशन देखें, यानी कि फरवरी 2025 की अगर अपने बात करें तो फरवरी 2025 यानी कि ये सेशन हमारा कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 2025 को। तो ये शुरुआत कब हुआ था, 1 अप्रैल 2024 को। तो यानी कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 का रहेगा। अगर मान लीजिए आप मई 2025 के अंदर इस वीडियो को देख रहे हो तो उस वक्त आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 का। अगर आप पिछले सालों का काम कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास में कोई डेट आ रही है भी 10 फरवरी 2022 की, तो इसका मतलब आपका 1 अप्रैल 2021 का फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। यानी कि 31 मार्च 22 को तो वो खत्म होएगा, तो आप रहेगा 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए हमें जो फाइनेंशियल ईयर का जो शुरुआत डेट है 1 अप्रैल वो हमें यहाँ पर देनी होती है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट डेट यहाँ पर आ रही है वो आ रही है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम की। यानी कि आपका बिजनेस, आपका फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट है, लेकिन आपका बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ है। तो अब मान लीजिए आपका जरूरी नहीं है भी 1 अप्रैल 2024 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो हमारा बिजनेस भी 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ होगा। हम मई 2024 में कर सकते हैं, जून 2024 में कर सकते हैं, दिसंबर 2024 में भी हो सकते हैं, या जनवरी 2025 में हो सकते हैं। तो हम जिस दिन हमारा फाइनेंस जो बुक्स बिजनेस की स्टार्ट की मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो डेट हमें यहाँ पर देनी होती है। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2024 भी यहाँ पर रख दिया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो तो आप इसको 1 अप्रैल 2024 ही रहने दें। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर आपने सेलेक्ट किया है वही आप बुक्स बिगिनिंग डेट है जो वो रख दीजिए। आप एडिट लोग आप लोगों के लिए काम का नहीं है क्योंकि ये कंपनी के काम का होता है, तो हम इसको नो रखेंगे। उसके बाद बात आती है सिक्योरिटी की। भी अगर आप चाहते हो भी हमारी कंपनी के ऊपर हम सिक्योरिटी लगाए, यानी कि हमारा जो कंपनी है वो जब हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करें तो हमारी परमिशन के बगैर ये ओपन ना हो, यानी कि हमें उसको यूजर आईडी और पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है। तो इसी के लिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मैं एक बार फर्स्ट टाइम सजेशन करूंगा भी आप इस ऑप्शन पर जाएं, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, ठीक है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर करना है क्या, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि F12 बटन आपको प्रेस करना है। तो जैसे आप F12 बटन प्रेस करोगे तो हो सकता है ये आपके सामने ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये नो होंगे, तो आप इनको सभी को यस कर लेना ताकि ये सारी की सारी विंडो प्रॉपर आपको दिख जाए। तो मैं कंट्रोल यूज़र को एक्सेस को यस करूँगा तो यहाँ पर ये यूज़र नेम मांग रहा है तो इसको मैं यहाँ पर यूज़र नेम यहाँ पर दूंगा, और पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया 123, कन्फर्म पासवर्ड भी 123 देना है। और जैसे अपने कन्फर्म पासवर्ड पे एंटर करके और एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ये टैली सॉफ्टवेयर की तरफ से एक वार्निंग विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर ये लिख रहा है भी आपने जो पासवर्ड लगाया है उस पासवर्ड को अगर आप भूल गए फ्यूचर के अंदर तो जो आपका डाटा है वो लॉस हो सकता है। तो कहने का मतलब आप अपने पासवर्ड को उसी तरीके से मेंटेन करिए जो आप याद रख सकते हो, या फिर आप इसको कहीं सेफली लिख सकते हो ताकि इन फ्यूचर आपको जब ओपन करो तो दिक्कत ना आए। और उसके बाद में जो इनेबल टैली ऑडिट फीचर है आप इसको यस कर सकते हो, ये हमारे ऑडिट फीचर्स के काम आएगा। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे इन फीचर्स का भी हमें यूज पता चलता रहेगा भी ये फीचर्स ऑन करने से क्या बेनिफिट है और इसको नो रखने से क्या बेनिफिट है। और आपका जो एजुकेशनल मोड है इसको आप नो रखोगे। और उसके बाद में ये जो कुछ बेसिक सेटिंग टैली सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर रहती है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेट ही होती है, इसको हमें कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत होती नहीं है। हालांकि इसके ऊपर भी अपने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप डिस्कस करेंगे इसके अंदर तो ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस पॉइंट पर अपने नहीं जाएंगे। हमारा इंपॉर्टेंट काम था कि हमें कंपनी का नाम प्रॉपर सही तरीके से लिखना, एड्रेस सही तरीके से लिखना और हमारा फाइनेंशियल ईयर को सही तरीके से लिखना। उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे आप अपने एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ हमारे से ये स्मार्ट एंटरप्राइजेज का ये यूज़र आईडी जो हमने अभी दिया था उसको हमें यहाँ पर लिखना है और पासवर्ड हम देंगे। तो जैसे हमने पासवर्ड दे के इसको एंटर बटन प्रेस किया, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली और इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीडेड, यानी कि कंपनी तो क्रिएट होगी और कंपनी ने ये जो फीचर्स की जो विंडो है ये आपके सामने ला के रख दी। अब इसका मतलब ये कंपनी टैली सॉफ्टवेयर ये कह रहा है भी आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग आपको जो जो फीचर्स चाहिए आप उनको इनेबल कर सकते हो या फिर इनको नो रख सकते हो। तो लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है अभी हमें कौन सा फीचर किस काम के आता है, तो हम इस विंडो को एक बार यहाँ से हटा देंगे। हटाना कहाँ से, एस्केप बटन से। तो जैसे अपने एस्केप बटन हटाएंगे ये हम गेटवे टैली पे आ जाएंगे, यानी कि ये टैली की हमारी होम विंडो है, होम पेज है, इसको अपने बोल सकते हैं, फर्स्ट पेज बोल सकते हैं, गेटवे टैली बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये टैली सॉफ्टवेयर जब भी ओपन करेंगे ये पेज हमारे सामने ओपन होता है। अब एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूँ।
जैसे अपने सेलेक्ट पे जाएंगे तो अभी ये जो एरिया हमारे सामने खाली आ रहा था, अब इसके अंदर हमारी कंपनी का नाम आ चुका है और ये अब हमारी कंपनी का एक कोड बन चुका है इस फोल्डर के अंदर, जी ड्राइव के अंदर। फरवरी 2025 का जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था फेब 2025 का, उसके अंदर ये कोड बन चुका। अब हमारा जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो इस कोड के अंदर सेव होता रहेगा। अब उसके बाद में इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपन दूसरी कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसका जो कोड है वो यहाँ से चेंज होता रहेगा, यानी कि अब लास्ट का जो डिजिट है वो चेंज होता रहेगा, 0 की जगह 1 हो जाएगा। फिर जब तीसरी कंपनी बनाएगी तो 2 नंबर हो जाएगा, चौथी बनाएंगे तो 3 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आगे सीक्वेंस के अंदर ये कोड है जो बनते जाएंगे और यहाँ आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2025। तो अब हमने 31 मार्च 2025 कहीं नहीं लिखा और ये हमें टैली सॉफ्टवेयर में कहीं लिखना भी नहीं होता है, ठीक है। हमें केवल जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग का वही डेट देनी होती है, तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप समझ जाएगा भी आपका सेशन एंड कब होएगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके की विंडो आ जाएगी। तो ये हमारा काम था कंपनी क्रिएट करने का। उसके बाद बात आती है कि हमारी कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमारी कंपनी की जो जीएसटी से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है उसको इनेबल करना, ठीक है। अब आपको जीएसटी की सेटिंग इनेबल करने की जरूरत कब पड़ेगी? मान लीजिए अब ऐसा जरूरी भी नहीं है भी आपके पास में जीएसटी नंबर है तो ही आप टैली सॉफ्टवेयर में काम करोगे। हो सकता है आपके पास बिजनेस में जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे करनी है, तो आपको उस कंडीशन के अंदर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो जीएसटी का ऑप्शन होता है उसको नो रख दीजिएगा। और आपको लगता है भी हमारी कंपनी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, हमें जो सेल इनवॉइस वगैरह जीएसटी लगा के बनाना है, तो आपको जीएसटी इनेबल करने की जरूरत रहेगी। अब आपको जीएसटी को इनेबल करना किस तरीके से है, तो यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आपको इस विंडो के अंदर दिखेगा कंपनी का एक ऑप्शन, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट कमांड Alt की है। आप कंपनी पे क्लिक करोगे और यहाँ एक ऑप्शन आएगा फीचर्स का और इसकी कमांड है F11, यानी कि आप चाहो तो गेटवे ऑफ टैली पे रह के F11 बटन आप प्रेस करोगे तो ये आपके सामने फीचर से रिलेटेड ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। और यहाँ अगर आपको जीएसटी को, वैसे तो बाई डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर जैसे अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे जीएसटी को यस करता है, ठीक है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको नो रख सकते हो, और जीएसटी की जरूरत है तो आपको यस करने के बाद में जैसे अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमें जीएसटी की जो डिटेल है हमारी कंपनी की वो हमें यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेट पूछ लिया, स्टेट इसने राजस्थान ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि जब हमने कंपनी क्रिएट करी थी तो वहाँ पर हमने हमारी कंपनी का स्टेट राजस्थान दिया था, इसलिए यहाँ पर राजस्थान आ गया। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप जो हमारे से पूछ रहा है भी आपकी जो कंपनी है वो रजिस्ट्रेशन है लेकिन किस में है, रेगुलर स्कीम में है या फिर कंपोजिशन में है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा भी रेगुलर स्कीम के अंदर है या कंपोजिशन के अंदर है? तो आपको पहला मेथड तो आपको कंपनी से कंफर्म कर लेना है। अगर आप रियल बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो तो वहां से आपको पता चलेगा, जीएसटी का आप सर्टिफिकेट देख के भी पता कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है भी आपको जो भी कंपनी है आपकी, वो कंपनी सेल इनवॉइस जो बनाती है अपने कस्टमर को, जो सेल के बिल देती है प्रोडक्ट के काट के, उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई टैक्स वगैरह लगा के देते हैं, सीजीएसटी का टैक्स है, एसजीएसटी का टैक्स है, टैक्स लगा के यानी कि कस्टमर को सेल का बिल अपने दे रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रेगुलर में है। अगर आपकी कंपनी मान लीजिए जीएसटी नंबर तो है लेकिन आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करती, यानी कि आप देखो कि टैक्स की अमाउंट नील है और इसके ऊपर जो लिखा होता है बिल ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, यानी कि आप इस बिल सप्लाई के ऊपर कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में लिया हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है, यानी कि सेल इनवॉइस के ऊपर अगर टैक्स लगा हुआ है तो वो रेगुलर स्कीम के अंदर है, और टैक्स बिल ऑफ सप्लाई है, जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ है लेकिन टैक्स नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर ये वर्डिंग लिखी हुई है बिल ऑफ सप्लाई के नीचे कंपोजिशन टैक्सेबल, ठीक है। तो आपको समझ जाना भी ये कंपोजिशन के अंदर रजिस्टर्ड है। लेकिन अभी हम जो सीखेंगे वो रेगुलर स्कीम को सीखने, तो हम रेगुलर को सिलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है, जो हमारी कंपनी ने जीएसटी में नंबर ले रखा है, वो जीएसटी नंबर हमें यहाँ लिखना होता है। तो उसको भी हमने यहाँ पर ले लिया, ये हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर हमने डेमो के लिए ले लिया और ये मैंने यहाँ पर इसको नंबर को लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो GSTR1 की जो कंडीशन पूछ रहा है भी आपकी कंपनी GSTR1 को रिटर्न को मंथली फाइल करती है या फिर क्वार्टरली फाइल करती है। अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो आप इसको एक बार चाहे तो क्वार्टरली रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और मंथली रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपके लोगों के लिए ये जीएसटी से रिलेटेड बेसिक सेटिंग इतनी ही करनी है। अब उसके बाद में ये जो यूजर नेम वगैरह आगे ई इनवॉइस से रिलेटेड है या ईवी बिल से रिलेटेड है, ये जैसे जैसे अब अपने एडवांस पे बढ़ते जाएंगे
तभी इन फीचर्स को अपने डिटेल के साथ ऑन करेंगे, तभी ये समझ में आएगी। लेकिन अभी ये समझ में आने वाली भी नहीं है क्योंकि आप पहली बार टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो। तो मैंने इस विंडो को एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, और इस विंडो को भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो ये दूसरा हमारा जो स्टेप था जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना बेसिक, वो हमने कर दी। अब उसके बाद बात आती है हमारी लेजर क्रिएट करने की। तो अब हमारी कंपनी के अंदर लेजर बहुत सारे होते हैं, तो सबसे पहले हमें जो कंपनी का जो ओनर है उसका लेजर हमें क्रिएट करना है। अब उसका लेजर हमें क्रिएट करने का तरीका कैसे होता है सॉफ्टवेयर में, तो आपको गेटवे ऑफ टैली यानी कि होम पेज पे आना है और यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का। क्रिएट पर आपको आ जाना है और उसके बाद में हम लेज़र को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको लेज़र सेलेक्ट करना है। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये लेज़र क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें लेज़र बनाना है जो दुकान का प्रोपराइटर यानी कि जो दुकान का मालिक है, ओनर है आपकी कंपनी का, उसका लेज़र हमें बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिया है सुमित सुतार के नाम से, ठीक है, भी ये कंपनी का ओनर है तो हमें इस नाम को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना है। तो सुमित सुतार मैंने लिख दिया। उसके बाद जस्ट एंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आ जाएगी लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर हमें इस जो लेज़र हमने लिखा है, नाम जो हमने टाइप किया उसका ग्रुप क्या है। तो आपको पता होना चाहिए भी जो प्रोपराइटर होता है यानी कि जो दुकान का मालिक होता है, जो दुकान का ओनर जिसको अपने बोलते हैं, वो हमेशा कैपिटल काउंट के अंदर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको जब आप लेज़र बना रहे हो तो यहाँ आपको देखना, यहाँ कंपनी का नाम नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर उसका पर्सनल इंडिविजुअल जो नाम होता है, जो आपका शॉप का ओनर है उसका पर्सनल नाम यहाँ पर लिखना होता है। ऐसा नहीं है भी यहाँ पर हम जो हमारी कंपनी है स्मार्ट एंटरप्राइजेस उसका नाम यहाँ नहीं लिखेंगे। स्मार्ट एंटरप्राइजेस हमारी बिजनेस का एक रजिस्टर्ड नाम है जो हमने कंपनी क्रिएट करते वक्त दे दिया। यहाँ पर आपका जो मालिक है उसका नाम आएगा और जो प्रोपराइटर होता है उसका ग्रुप हमेशा कैपिटल काउंट में ही आता है। और उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन टाइप जो पूछ रहा है जीएसटी का, इसको अनरजिस्टर्ड करना है क्योंकि जो प्रोपराइटर खुद होता है वो कोई रजिस्टर्ड नहीं होता है। एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे तो एक लेज़र हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद में हमें लेज़र कुछ क्रिएट करने होते हैं जो हमारे सप्लायर होते हैं यानी कि जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है भी आप जो अपने सप्लायर हैं यानी कि जिनसे आप गुड्स परचेज कर रहे हो उनका लेज़र आप दो तरीके से बना सकते हो। किस तरीके से भी, एक जो आपने गुड्स परचेज किया है तो जाहिर सी बात है आपके पास में इनवॉइस भी आया होगा, यानी कि गुड्स परचेज किया तो कंपनी ने आपको बिल भी दिया होगा, तो उस बिल के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, प्रॉपर उस कंपनी का एड्रेस भी लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब आपके सिस्टम के अंदर नेट नहीं चल रहा, ठीक है, आप विदाउट नेट एंट्री कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस इनवॉइस को देख के वो प्रॉपर सारा नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये टॉप ऑटोवर्ड्स के नाम से कोई इनवॉइस हमारे पास आया है तो हमें क्या करना है, टॉप ऑटोवर्ड्स का नाम हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अंडर लिखेंगे। अब अंडर का मतलब क्या बन गया भी, इसका ग्रुप हमें सिलेक्ट करना है भी ये हमारी कंपनी के अंदर किस ग्रुप से रिलेटेड है। तो ये हमारा सप्लायर है और सप्लायर जो होता है वो हमारा सेंड्री क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं वो हमारे सेंड्री क्रेडिटर होते हैं, तो इसको हम सेंड्री क्रेडिटर में लिख दिया। उसके बाद बात आती है मेंटेन बिल बाय बिल, ठीक है, इसको आप एक बार नो कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी डिटेल भी हम बाद में देखेंगे। अगर आपने यस कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नो कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपकी कंपनी का यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस आपको लिखना है। अब एड्रेस आपको कहाँ से मिलने वाला है, जो आपके पास में इनवॉइस आया हुआ है इस इनवॉइस के ऊपर भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। और पहला तरीका तो ये हो गया भी आपको इनवॉइस को देख के आपको लेज़र क्रिएट करना है। दूसरा तरीका जो टैली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है ऑटोमेटिक आपको लेज़र क्रिएट करने का, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसको एक बार मैं एस्केप करके हटा देता हूँ, ठीक है। वापस लेज़र पे चलते हैं। अगर आपका जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, उसके पास में जीएसटी नंबर है, तो टैली सॉफ्टवेयर आपको एक ऑप्शन देते हैं भी आप उसका जीएसटी नंबर लिखो, ठीक है। आप जो भी जीएसटी नंबर है, तो आपके पास इनवॉइस जो आया हुआ है उसके ऊपर उस कंपनी का जीएसटी नंबर भी होगा, तो आपको क्या करना है उस जीएसटी नंबर को जो उसका इनवॉइस के ऊपर लिखा है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है। और उसके बाद में जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो कंपनी क्या करेगी, उस जीएसटी से रिलेटेड पोर्टल पे जाके डाटा को ऑटोमेटिक फिच कर देता है, ठीक है। फिर जैसे फेच करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे देखो सब कुछ दिखा देगा। ट्रेड नेम टॉप ऑटोवर्ड्स है, उसका जो लीगल नेम यानी कि जो प्रोपराइटर है नाम ये है, इसका प्रॉपर एड्रेस वगैरह ये सब कुछ ये आ जाएगा। यानी कि ये तो देखो क्या दिखा रहा है, एज पर पोर्टल और या एज पर बुक्स, यानी कि अब एज पर बुक्स के अंदर मतलब जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे ना तो ये लेज़र आपका ऑटोमेटिक टैली सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देगा। आपको लगता है भी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर टॉप ऑटोवर्ड नाम भी आ गया और यहाँ पर इसका जो भी प्रॉपर एड्रेस है डिटेल आ गई, इसका पिन कोड भी आ गया, इसका जो पेन नंबर वगैरह वो भी ऑटोमेटिक लिखा गया, इसका जो जीएसटी नंबर है वो भी ऑटोमेटिक लिखा गया। तो ये फैसिलिटी भी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर मिलती है, 5.1 की भी मिलती है, 5.0 भी मिलेगी और आगे आने वाली रिलीज के अंदर भी मिलती है। तो दो तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर है जो क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमारे पास में उस कस्टमर का या हमारे सप्लायर का जीएसटी नंबर हमारे पास में अवेलेबल है तो। ठीक है, और उसके बाद के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है तो आप मैनुअल चेंज भी कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और एंटर बटन प्रेस करते अपने इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब सॉरी, इसके अंदर हमारे पास एक ये था कि अब हमें यहाँ पर एक ग्रुप है वो हमें सिलेक्ट करना था। बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर ने इसको कैपिटल में रखा क्योंकि अब सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता भी टॉप वर्ड्स क्या है। ठीक है, तो ग्रुप हमें यहाँ पर देना पड़ेगा सैलरी इसका क्रेडिटर। ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो टैली सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक इसके अंदर फिल कर दी है। एक्सेप्ट करेंगे तो ये लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में सेकंड लेजर हमारे कस्टमर का हम एक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए राकेश कुमार के नाम से हमारे पास में एक कस्टमर है। ठीक है, तो कस्टमर का नाम हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट में लिख दिया और उसके बाद में अंडर ग्रुप रहेगा जो हमारे कस्टमर होते हैं जिनको हम गुड्स सेल करते हैं वो हमारे होते हैं सैलरी डेप्टर्स। तो आपको यहाँ पर ग्रुप क्या सिलेक्ट करना है, सैलरी डेप्टर्स को। और मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल अगर आपको यस रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ आपके कस्टमर का एड्रेस, अगर आपको उसके पास जीएसटी नंबर तो है नहीं तो इसका एड्रेस आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। अब उसके पास कस्टमर के पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इसको अनरजिस्टर्ड पे सिलेक्ट करोगे और एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो ये लेजर भी हमने क्रिएट कर दिया। और उसके बाद में यानी कि हमने एक तो प्रोप्राइटर का लेजर क्रिएट कर दिया अंडर कैपिटल अकाउंट में, एक हमारा सैलरी क्रेडिटर जो हमारे सप्लायर था उसका लेजर क्रिएट कर लिया, एक हमारे कंज्यूमर यानी कि कस्टमर का लेजर हमने क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से आपको आपकी कंपनी के अंदर जितने भी बैंक्स है, जितने भी बैंक के अंदर आपके कंपनी के अकाउंट्स हैं उन सभी के आपको बैंक वाइज भी लेजर क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मान लीजिए आपका SBI के अंदर है, PNB के अंदर है या किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है तो उसका भी लेजर हमें क्रिएट करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर PNB बैंक के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये हमारा एक बैंक है और बैंक का ग्रुप हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जैसे अपने बैंक का अगर आप लेजर सेलेक्ट करोगे तो तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे बैंक के ग्रुप के भी। अगर आप ये जो अकाउंट आपने PNB अकाउंट के नाम से बनाया है, अगर आपको सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है तो आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आपका ये बैंक अकाउंट कोई लिमिट के तौर पे चल रहा है यानी कि लोन का ही एक अकाउंट है तो आपको वो लोन चेक करना भी आपका वो लोन CC अकाउंट में चल रहा है या फिर OD अकाउंट के अंदर है, तो आप इन दोनों में से उस कंडीशन में चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको बैंक का नाम देख के आप नहीं बता सकते भी ये CC लोन है कि करंट अकाउंट है कि सेविंग अकाउंट है। ठीक है, खाता एक बैंक में होता है तो खाता वैसी का उसी बैंक में सेविंग होता है, उसी बैंक में करंट भी होता है तो उसी बैंक में लोन भी चल रहा होता है। तो वो हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ से लेजर का ग्रुप है जो सिलेक्शन करना पड़ता है। तो मैंने ये मान के चलिए भी ये हमारा करंट अकाउंट है। उसके बाद में हमारी बैंक की करंट अकाउंट की जो डिटेल है, अकाउंट्स नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, तो बैंक नेम आपकी यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड कराता है उसके अंदर हमें यहाँ से लिखना पड़ता है। जैसे कि हमने पंजाब PNB बैंक है तो वहाँ पर हमने शॉर्टकट नाम लिख दिया, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है, इंडिया को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में ब्रांच, वैसे तो आप बाय डिफॉल्ट के IFSC कोड वगैरह आप डालोगे तो ब्रांच का नाम वगैरह सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही फेच कर लेगा। और उसके बाद में अगर आपकी कंपनी के पास GST नंबर है तो आपको GST नंबर डालना है, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो डाल दो, एक बात नहीं तो अदरवाइज अपने बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये हमने बैंक का लेजर भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ट्रेडिंग काउंट्स के। ट्रेडिंग काउंट कौन से होते हैं, जो हमने बुक्स के अंदर परचेज और सेल के जो लेजर हम बनाते हैं वो हमारे ट्रेडिंग काउंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी GST 5% की परचेज, 5% की सेल, GST फ्री की सेल, GST फ्री की परचेज, GST 12% की परचेज, GST 12% की सेल, ये जो हम लेजर बनाते हैं सेल और परचेज के, ये हमारे ट्रेडिंग काउंट होते हैं। तो अब हमें इनके भी लेजर है जो क्रिएट करने होते हैं। तो हमें एक लेजर इनका भी बना लेते हैं, एक परचेज का और एक सेल का। तो बाकी सेम ही तरीका होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक लेजर बना दिया भी GST 5% परचेज का, हमने एक लेजर बना दिया। ठीक है, और ये परचेज का अकाउंट हम बना रहे हैं तो इसको अपने रखने वाले परचेज अकाउंट में। तो जैसे अपने परचेज अकाउंट में रखेंगे, टाइप ऑफ लेजर आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करना है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन का क्या मतलब है, डिस्काउंट, इनवॉइस, राउंडिंग, ये एडवांस की बातें हैं तो हम इसको एक बार अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ये जैसे जैसे अपने आगे लेवल पे जोड़ेंगे उसी पे जाएंगे।
और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं भी इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आपको जीएसटी सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है जब आप जीएसटी के लेजर बना रहे हो उस वक्त। तो जीएसटी एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पर इसको एप्लीकेबल रखना है। और उसके बाद में जो HSN कोड की डिटेल है वो एज पर कंपनी ग्रुप ही आपको रखना है। परचेज और सेल के लेजर में हम इनको चेंज नहीं करना होता। और जीएसटी की जो रेट है उसको भी हम एज पर कंपनी ही रखने वाले हैं। और टाइप ऑफ सप्लाई को रखने वाले हैं गुड्स को, क्योंकि हम ये गुड्स सेल करते हैं। हम ट्रेडिंग की बिजनेस की अकाउंटिंग स्टार्टिंग में सीखने वाले हैं, तो हम इसको गुड्स रखेंगे। और इंटर बटन प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक परचेज का लेजर बनाया है और एक हम जीएसटी मान लीजिए 5% सेल का लेजर हम बनाते हैं। तो एक सेल का लेजर भी हमने बना दिया सेल काउंट का। और ये जो सेल काउंट है ये ग्रुप रहेगा सेल्स काउंट का, ठीक है। बाकी सेम ऑप्शन रहेगा, इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू इसको अपने नॉट एप्लीकेबल करना है, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है उसको अपने एप्लीकेबल करेंगे, और बाकी एज पर कंपनी और जीएसटी रेट भी एज पर कंपनी। टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर इसको अपने गुड्स रखेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी तरीके से जीएसटी 12% की परचेज, 12% की सेल, 18% सेल और 28% सेल, जीएसटी की टैक्स फ्री की परचेज और सेल की भी लेजर आप बना सकते हो। ये तो था हमारा लेजर क्रिएट करने का प्रोसेस, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है स्टॉक आइटम और स्टॉक आइटम की यूनिट्स, उसका ग्रुप और उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जीएसटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम पे जाना है। तो स्टॉक आइटम को अपने क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ स्टॉक आइटम का नाम हमें देना है। तो जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट होते हैं, जिस प्रोडक्ट के नाम से हम सेल इनवॉइस को कस्टमर को देते हैं बना के, वो नाम हमें यहाँ पर देना होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं कि हमारे पास में एक HP का कीबोर्ड है लेकिन उसका मॉडल नंबर अलग है, ये भी HP का कीबोर्ड है, इसका मॉडल नंबर कुछ अलग है। और यहाँ पर एक हमने डेल का भी कीबोर्ड लिया हुआ है, इसका मॉडल नंबर अलग है। और एक डेल का माउस लिया हुआ है, इसका मॉडल नंबर अलग है। ये 4 स्टॉक आइटम से आपको प्रॉपर सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि स्टॉक आइटम का नाम का मतलब क्या होता है और उसका ग्रुप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आइटम को एक बार क्रिएट कर लेते हैं। इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ लेकिन आपको तो टाइप करना पड़ेगा। और उसके बाद में यहीं आ जाएगा जो आपके सामने आया ना बिग ग्रुप अंडर का आ जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर एक एक ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। टैली सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट एक प्राइमरी के नाम से ग्रुप आपको देता है, ठीक है। प्राइमरी का मतलब हो गया एक तरीके से अपने कह सकते हैं कॉमन ग्रुप है हर एक आइटम का। लेकिन हमें बिजनेस के अंदर एक प्रॉपर ग्रुप के साथ इन जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक HP का कीबोर्ड है। अब आपके मान लीजिए हम ये मान के चले भी हमारे पास में हार्डवेयर का काम है, कंप्यूटर्स की एसेसरीज संबंधित हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो हम तो कीबोर्ड भी सेल करेंगे, माउस भी सेल करेंगे, मॉनिटर को भी सेल करेंगे, प्रिंटर भी सेल करते हैं, और बहुत सारी एसेसरीज होती है कंप्यूटर की, वो भी अपने सेल करेंगे। तो अब मान लीजिए कीबोर्ड है, तो हम कीबोर्ड भी अलग अलग 10 टाइप के अलग अलग कंपनियों के कीबोर्ड को सेल करते हैं। HP हो गया, डेल हो गया, सैमसंग हो गया, TPS हो गया, बहुत सारी कंपनी, मान लीजिए हम 10 तरीके की कीबोर्ड को सेल करते हैं। लेकिन है तो सारे कीबोर्ड ही, वो कंपनी अलग है, उनका मॉडल नंबर अलग है। तो ग्रुप का मतलब हो गया भी अब ये जो कीबोर्ड है सैमसंग का भी कीबोर्ड हो सकता है, तो हम इसका जो ग्रुप बनाएंगे वो एक कीबोर्ड के नाम से इसका ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब बाय डिफॉल्ट प्राइमरी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन आपको मिलने वाला है क्रिएट का। तो यहाँ पर हम एक नया ग्रुप है जो क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप में से। क्रिएट पे जाएंगे तो हम यहाँ पर हमने कीबोर्ड के नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर दिया। और जो ग्रुप का अंडर ग्रुप है वो आपको बाय डिफॉल्ट प्राइमरी रखना है और किसी भी टाइप की जीएसटी की सेटिंग यहाँ पर आपको नहीं करनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने अंडर एक कीबोर्ड बना दिया ग्रुप का। उसके बाद में यूनिट। अब यूनिट का मतलब हो गया भी आप इस प्रोडक्ट को किस यूनिट के अंदर सेल करते हो, पीसेस में करते हो, बॉक्स में करते हो, ठीक है, लीटर में करते हो, क्विंटल में करते हो, किलो में करते हो, किस में करते हो। तो जाहिर सी बात है भी कीबोर्ड है ये पीस टू पीस बिकता है, तो यानी कि हम इसको पीस की यूनिट हम बनाएंगे। तो हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर जो सिंबल है यहाँ पर हमने लिख देंगे पीसीएस, यानी कि पीसीएस के अंदर रहेगा। फॉर्मल नेम के अंदर इसका अपने पूरा नाम लिख सकते हैं। यूनिट क्वांटिटी कोड के अंदर हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होता है पीसीएस, ठीक है। ये हमारी जीएसटी से रिलेटेड, रिटर्नों से रिलेटेड ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाती है, तो हम इसको पीसीएस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हमें पीसीएस की कंडीशन में 0 ही रखना होता है। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ग्रुप हमारा कीबोर्ड हो गया और यूनिट हमने पीस के अंदर क्रिएट कर दी। उसके बाद बात आती है भी इस प्रोडक्ट की जीएसटी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपको किस तरीके से करनी है। भी इसके ऊपर अगर जीएसटी लगता है तो हम इसको एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना होता है भी इस प्रोडक्ट का जो HSN कोड है
वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ आप अपने एज पर कंपनी नहीं लिखेंगे, इसको हम स्पेसिफाई डिटेल के अंदर यहाँ पर मैनुअल टाइप करेंगे, यानी कि आपका जो कीबोर्ड है उसका HSN कोड क्या है। तो वैसे HSN कोड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप HSN कोड भी टैली सॉफ्टवेयर यहाँ से ऑप्शन देता है भी, आपका जो HSN कोड है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर HSN कोड लिखा, ठीक है। तो अब HSN कोड के लिए आपकी ये पूरी थोड़ी सी डिटेल्स हमें सेटिंग करनी पड़ती है, तभी हम पूरी डिटेल पे जाएंगे। ये एडवांस लेवल की बातें हैं। तो एक बार मैंने ये इसको हाथ से टाइप कर दिया HSN कोड को, और डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया भी ये क्या चीज़ है, तो हमने एक बार यहाँ पर मैनुअली टाइप कर दिया ये कीबोर्ड है। उसके बाद में GST का रेट, यानी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर GST कितने % की लगती है, तो इसको भी हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे। ये प्रोडक्ट हमारा टैक्सेबल है और GST इसके ऊपर 18% की लगती है, तो GST हमने 18% लिख दिया। टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर इसको गुड्स रखेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। रेट ऑफ ड्यूटीज है, इसको अपने 0 ही रखने वाले हैं, एक्सेप्ट करेंगे। तो एक हमने ये स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिया। अब एक मान लीजिए हमारे पास में डेल की कीबोर्ड है, इसको भी अपने क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल भी, ठीक है। अब उसके बाद में ये भी एक तरीके से कीबोर्ड से रिलेटेड है, वो एक HP का कीबोर्ड था और ये डेल का कीबोर्ड है, लेकिन है कीबोर्ड ही, हम इसको ग्रुप कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे। पीसीस है, ये भी हम पीस के अंदर सेल करेंगे, तो इसको भी हमने पीस के अंदर सेलेक्ट कर दिया। GST एप्लीकेबल है तो इसको भी एप्लीकेबल करेंगे। HSN कोड वगैरह जो है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, जो हमारा HSN कोड है कीबोर्ड का, ये HSN कोड, ये HSN कोड वगैरह आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम वही चीज़ हम कीबोर्ड यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। और GST का जो रेट है उसको भी हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, टैक्सेबल रखेंगे और GST रेट को 18% कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखते हुए इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास में जितने भी कीबोर्ड्स के स्टॉक आइटम होगी आप उनको क्रिएट करते रहोगे और ग्रुप उसका कीबोर्ड देते रहोगे। उसके बाद हमारे पास में एक आइटम है यहाँ पर डेल का, ये माउस है, ठीक है। ये माउस की स्टॉक आइटम अपने को क्रिएट करनी है, और यहाँ अब ये माउस से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हम एक ग्रुप और क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख देने वाले हैं माउस, ग्रुप इसका माउस ही रहने वाला है, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये भी हमारा पीस में रहेगा। तो पीस की यूनिट हमने एक बार बना दी, तो ये माउस के लिए अलग से पीसेस बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में HSN कोड वगैरह से वही डिटेल आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप करना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हो माउस, GST रेट टैक्सेबल 18%, 18 है 12 है, जो भी जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितने % का GST लगता है वो हमें यहाँ पर अपने स्टॉक आइटम को देखकर, जो हमारे परचेज इनवॉइस के अंदर जो स्टॉक आइटम के ऊपर जो GST लग के आए हुए उसको देखकर हमें यहाँ पर लिखना होता है। और उसके बाद में सेम इसी तरीके से इसको एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर ग्रुप क्रिएट करके। अब हम अगर हमें इस बात को चेक करना हो भी हमने जो लेज़र बनाए हैं वो लेज़र हमें दिखेंगे कहाँ पर, हमने कितने लेज़र बना दिए। तो अगर आपको लेज़र देखना हो तो आपको करना क्या, एल्टर के ऑप्शन पे आना है, यानी कि सबसे पहले तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और उसके बाद में एल्टर के ऑप्शन पर आना है। एल्टर पर आएंगे, लेज़र पर आएंगे, ठीक है। तो लेज़र के अंदर जैसे ही अपने आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे भी केस का लेज़र हमने नहीं बनाया था, और एक ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का ये लेज़र हमने नहीं बनाया। तो ये दो जो लेज़र हैं, ये लेज़र टैली सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देती है। जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करोगे तो ये दो लेज़र ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाते हैं। अब उसके बाद हमने GST 5% का और एक परचेज और शेयर का लेज़र हमने बनाया था, ठीक है। उसके बाद में एक हमने PNB बैंक के नाम से एक लेज़र हमने क्रिएट किया था, राकेश कुमार कस्टमर के नाम से क्रिएट किया था, सुमित सुतार जो कैपिटल काउंट था उसका लेज़र हमने क्रिएट किया, टॉप ऑटोवर्ड जो हमने लेज़र ऑटोमेटिक वहाँ से टैली सॉफ्ट पोर्टल से हमने इसको फेच किया था डाटा, तो वहाँ से ये डाटा हमारे पास में आ गया। तो इस तरीके से हम लेज़र को चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी लेज़र के अंदर आपको कोई चेंजिंग करनी है, मान लो बाद में आपको पता लगा भी एड्रेस हमारे पास आ चुका है या GST नंबर आपके पास आ चुका है, आप उसको बाद में लिखना चाहते हो, तो आप जैसे एल्टर पे आके उस लेज़र को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप उसका प्रॉपर है जो एड्रेस भी यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए स्टेट मतलब कोई पिन कोड डालना वगैरह भूल गए थे या आपके पास में कोई पेन नंबर लिखना भूल गए तो ये इन्फॉर्मेशन एल्टर में जाके आप चेक भी कर सकते हो कितने लेज़र या स्टॉक आइटम बनी हुई है, और वहीं से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप स्टॉक आइटम के अंदर भी आके इसको चेक कर सकते हो कि कितनी स्टॉक आइटम आपके पास में बनी हुई है। और आपको लगता है भी स्टॉक आइटम का नाम हमने गलत लिख दिया या कोई GST नंबर HSN कोड हमने गलत लिख दिया, तो भी आप इसको एल्टर पे आके चेंजिंग करके इसके अंदर मॉडिफाई यानी कि इसको एडिट आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर हमने कंपनी को प्रॉपर प्रैक्टिकल मेथड में किस तरीके से क्रिएट करना होता है,
लेजर को किस तरीके से क्रिएट करना होता है, जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिक स्टार्टिंग में लेवल है वो किस तरीके से होती है, स्टॉक आइटम को प्रॉपर ग्रुप के साथ किस तरीके से क्रिएट करना होता है, ये हमने आज की इस क्लास में सीखा है। जो नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है उसके अंदर अपने सीखने वाले हैं वे इन सब वाउचर की हमें एंट्रीज किस तरीके से करनी होती है, यानी कि परचेज की रिकॉर्ड की कैसे करेंगे, सेल की एंट्री अपने को इस प्रोडक्ट की किस तरीके से करनी होती है। तो अगर आपके आने वाली हर वीडियो को देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको आज की पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना।